और कुछ बताओ ना। और क्या बताऊं, तब से मैं ही बोले जा रहा हूँ, अब और क्या बताऊं। हाँ, अपनी फैमिली के बारे में बताओ ना। तुमने कभी अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया। मेरी फैमिली के बारे में? अच्छा तो सुनो, तुमने कभी रामगढ़ रियासत के बारे में सुना है क्या? नहीं। तो सुनो, रामगढ़ रियासत के राजा का नाम है महाराज गौतम सिंह और उनकी रानी का नाम है महारानी आशा सिंह। उन दोनों की एक ही संतान है, उनका युवराज। कह दो कि वो तुम हो। हाँ कियारा जी, वो राजकुमार मैं हूँ। मैं ही हूँ रामगढ़ रियासत का इकलौता वारिस, युवराज कार्तिक सिंह। वाह, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम राज परिवार से हो। इसमें बताने वाली कौन सी बात है? हम अपनी अमीरी का रौब नहीं झाड़ते। पता है, हमारे किले में 5-5 नौकरानियां काम करती हैं। फिर तो सही है। तुम्हारी मम्मी आई मीन महारानी जी तो कोई काम ही नहीं करती होंगी। ना, खाना एक नौकरानी बनाती है, दूसरे कपड़े धोती है, तीसरी बर्तन और चौथी घर की साफ सफाई। और अगर फिर भी कोई काम बच गया तो उसे 5वीं नौकरानी निपटा लेती है। यार सही है, अब तो मुझे तुमसे ही शादी करनी है। अरे कितनी सेल्फिश हो यार तुम, अमीर लड़का देख के फौरन शादी पर आ गई है। अच्छा, 3 साल से डेट कर रही हूँ तुम्हें और मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम राजकुमार हो। कियारा और कुछ कह पाती कि तभी क्लास की बेल बज गई और वो दोनों अपनी क्लास लेने चले गए। लेकिन क्लास में भी कियारा का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वो तो अपने अमीर ससुराल के सपनों में खोई थी। और बताओ ना, तुम्हारा महल कैसा है? कितने कमरे हैं उसमें और गार्डन कितना बड़ा है? मेरा महल? हाँ, वो बहुत ऊंचाई पर है। ऊपर वाला पूरा इलाका मेरा है और महाराज और महारानी नीचे वाले कक्ष में रहते हैं। वाह, मतलब मैं भी तुम्हारे साथ ऊपर वाले कक्ष में रहूंगी ना? क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? अरे मजाक कर रहा हूँ बाबा, ठीक ठाक बड़ा मकान है हमारा। ऊपर मेरा कमरा है और नीचे पापा मम्मी रहते हैं। मतलब तुम रजवाड़ी नहीं हो? क्यों, अब मुझसे शादी नहीं करोगी? नहीं करनी, तुम झूठे हो, बहुत बुरे हो तुम। लेकिन एक बात मैंने बिल्कुल सच कही, हमारे पास वाकई 5-5 नौकरानियां हैं। सच्ची में? खाओ मेरी कसम। अरे हाँ बाबा, तुम्हारी कसम। यार तुम्हारे पापा ऐसा क्या करते हैं कि 5-5 नौकरानियां रखी हुई हैं? मेरे पापा? वो तो सरकारी स्कूल में टीचर हैं। यार ये सरकारी टीचर इतना कमाते हैं क्या कि 5-5 नौकरानियां अफोर्ड कर ले रहे हैं? भाई ये राज तो पापा ही बता पाएंगे। कियारा पढ़ाई लिखाई में तो अच्छी थी, पर उसे घर के कामों को करने में कोई खास मजा नहीं आता था। कुछ महीनों बाद कार्तिक की पढ़ाई पूरी हो गई और फिर उसे एक अच्छी जॉब भी मिल गई और घर वालों की रजामंदी से कार्तिक और कियारा की शादी भी हो गई। आओ कियारा, इनसे मिलो। ये है कामिनी, इन्हें हमारे घर की सदस्य ही समझो। इसी तरह आशा घर की एक एक नौकरानी से कियारा को मिलवाने लगी। कियारा को बड़ी हैरानी हो रही थी कि अपने घर के नौकरों को इतना सम्मान कौन देता है, लेकिन नई बहू थी तो उस वक्त उसने कुछ नहीं बोला। फिर शाम को, यार एक बात बताओ तो। हाँ क्या हुआ? ये तुम्हारी मम्मी मुझे नौकरानियों से ऐसे इंट्रोड्यूस करवा रही थी जैसे वो तुम्हारी बुआ मौसी चाची हो। अरे नौकरानियां ही तो है, उन्हें इतनी भी क्या इज्जत देनी? नहीं, वो 5 भले ही घर की नौकरानियां हो, लेकिन माँ पापा उन्हें सम्मान बहुत देते हैं। अच्छा, खैर अब अच्छी बात है, पर मुझे उनके पैर तो नहीं छूने ना? ना, इतना भी नहीं है। अगली सुबह जब कार्तिक और कियारा सो रहे थे तभी उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाबू, चाय लाई हूँ आपके और गुड़िया के लिए। ये बाबू कौन है और ये गुड़िया? वो कामिनी मौसी हैं। अब ये कामिनी मौसी कौन है? रुको बताता हूँ। कार्तिक ने दरवाजा खोला तो सबसे बड़ी नौकरानी कामिनी हाथ में चाय की ट्रे लिए खड़ी थी। उसने कार्तिक को चाय पकड़ाई और मुस्कुराकर वहां से चली गई। फिर उसके जाते, ये तो वो मेड थी ना? हाँ, पर मैं उन 5 को मौसी कहकर बुलाता हूँ, तो तुम भी उन्हें मौसी कह लेना, उन्हें अच्छा लगेगा। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अब जो मर्जी सोचो, हमारे घर में ऐसा ही होता है। अच्छा, पर ये तुम्हें बाबू क्यों बोल रही थी? वो दरअसल जब वो पहली बार घर में आई थी तो तब मैं बहुत छोटा था, तभी से वो मुझे बाबू कहती हैं। वो होता है ना छोटा बच्चा टाइप। अब मैं बाबू तो तुम गुड़िया हो गई। वैसे नाम पसंद आया ना तुम्हें, गुड़िया? कियारा हैरान थी, लेकिन वो कार्तिक के घर के तौर तरीके देख और सीख रही थी। कामिनी, कुछ सब्जी वगैरह लानी हो तो बता दो। नहीं जी, सब कुछ है। आशा, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, मैं शाम को लेता आऊंगा। नहीं, अभी तो कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर गौतम अपने स्कूल के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद आशा अपने कमरे में चली गई। कार्तिक और कियारा भी अपने कमरे में आ गए। अब ये लोग नाश्ता कब करेंगी और कहाँ करेंगी? वो कामिनी मौसी सबके लिए खाना ले जाती है और वो पीछे की तरफ वो बड़ा सा कमरा है ना, वो 5 एक साथ वहीं रहती हैं और खाना वो वहीं खाएंगी। बाकी सब तो ठीक है, पर ये बताओ यार कि हमारी शादी से पहले यहाँ बस तुम 3 लोग ही रहते थे और 3 लोगों के लिए तो एक ही मेड बहुत थी।
तो ये 5-5 नौकरानियां क्यों रख ली? अब वो तो मुझे नहीं पता, मैं बहुत छोटा था तब पहली मेड आई थी, फिर कुछ साल बाद पापा एक और को ले आए। इस तरह नौकरानियां आती गईं। अच्छा, अभी और तो नहीं आएंगी ना? नहीं, पिछले कई सालों से तो और कोई नहीं आई। शुक्र है, वरना पता चला कि हमारे रहने के लिए घर में जगह नहीं बची। फिर एक दिन, कार्तिक यहाँ आओ तो, देखो शायद पड़ोसियों में लड़ाई हो गई है, जाओ ना पता करके आओ क्या मैटर है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों अंदर जाओ। गौतम की बात सुनकर कार्तिक और कियारा घर के अंदर चले गए। यार बुरा मत मानना, पर तुम्हारे पापा ना मुझे थोड़ा वैसे लगते हैं। वैसे मतलब वो जैसे किसी फालतू पंगे में नहीं पड़ना चाहते हो, बड़े सीधे साधे टाइप, मतलब समझ रहे हो ना तुम? अरे यार, वो ठहरे मास्टर साहब, तो वो बेचारे थोड़ा डरते हैं ये मार पिटाई वगैरह से। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। कियारा अपनी सास आशा के साथ घर में ही रहती और गौतम और कार्तिक काम करते। उधर घर की 5 नौकरानियां भी वहीं खाती रहती और सोती थीं। बीतते वक्त के साथ गौतम सिंह रिटायर हो गए, जबकि कार्तिक और कियारा एक बच्चे के माता पिता बन चुके थे। सुनो, वो रिंकू की फीस जानी है। हाँ मुझे याद है, ये लो, ये पैसे मैंने पहले ही निकाल कर रख लिए थे। पैसे से याद आया, मैंने कभी पापा जी को कामनी मौसी या किसी को भी सैलरी देते नहीं देखा, और इनमें से कभी कोई छुट्टी वुट्टी पर भी नहीं जाती। क्या सीन है? कितने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन तुम आज भी कामिनी मौसी और बाकी की मौसियों के बारे में कुछ ना कुछ पूछती रहती हो। अरे क्या करूं यार, औरत हो ना, बाकी कामों की तरह ये भी मेरा काम ही है। तुम बताओ ना। वैसे मैंने भी कभी पापा को इन 5 को सैलरी देते नहीं देखा, और मुझे ये भी याद नहीं आता कि कामिनी मौसी या नैना मौसी या बाकी की कोई भी मौसी कभी ये घर छोड़कर गई हूँ। तो तुमने कभी ये बात पता करने की कोशिश नहीं की? कई बार कामिनी मौसी से पूछा तो उन्होंने कहा था कि उनका और किसी भी मौसी का हमारे सिवा कोई नहीं है, तो फिर मैं भी चुप हो गया। कियारा को ये बात अजीब लगी, लेकिन इसके बाद उसके पास जानने को कुछ बचा ही नहीं था, सो वो चुप हो गई। इसी तरह कुछ साल और बीत गए, और फिर एक दिन गौतम ने सुबह सुबह खुद सबके लिए आलू के पराठे बनाए। उनका ये बर्ताव देखकर हर कोई हैरान था। तभी अचानक उनके सीने में तेज दर्द हुआ। कार्तिक ने उन्हें फौरन बिस्तर पर लिटा दिया और फिर, पापा आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ, हम आपको अस्पताल ले जाएंगे पापा। बहुत देर हो जाएगी बेटा, बस तुम सब मेरी आंखों के सामने ही रहो, मैं तुम सबको जी भर कर देख लेना चाहता हूँ। गौतम दर्द से तड़प रहे थे। उनके बेड के पास आशा, कार्तिक और कियारा खड़े हुए थे, तो कामिनी और बाकी नौकरानियां भी उनके पैरों के पास ही खड़ी थी। गौतम ने सबको देखकर हाथ जोड़े और एक लंबी सांस ली। ये उनकी आखिरी सांस थी। जैसे उनकी मौत हुई तो अचानक कामिनी समेत 5 नौकरानियां भयंकर चुड़ैल में बदल गईं। उन चुड़ैलों की आंखों में आंसू थे, तो वहीं आशा, कार्तिक और कियारा बुरी तरह से डरे हुए थे। तुम कौन हो? और कामिनी वो कहाँ गई? मालकिन, मैं ही कामिनी हूँ और यही मेरा असली रूप है। हम 5 कभी खूंखार चुड़ैल हुआ करती थीं। हम तो अलग अलग गांव में रहती थीं। वहाँ लोग हमें परेशान करते थे तो हम भी उन्हें डराती थीं, लेकिन फिर गांव वालों ने आपके पति गौतम जी को वहाँ बुलाया। मेरे पति को? पर क्यों? आपको नहीं पता, और उन्होंने कभी किसी को बताया भी नहीं। वो सरकारी टीचर तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए थे, असल में वो एक महान तांत्रिक थे। हमें कई तांत्रिकों ने काबू करने की कोशिश की, लेकिन एक बस वही थे जो हमें काबू कर पाए। वो चाहते तो अपनी शक्तियों से हमें भस्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो एक एक करके हमें अपने घर ले आए, और आप सवाल ना पूछो, इसलिए उन्होंने हमें नौकरानी बना दिया। अपनी तंत्र विद्या से उन्होंने ये भी जान लिया था कि आज उनका आखिरी दिन है। पर मौसी, हमने तो कभी आपको नौकरानी माना ही नहीं। जानती हूँ कार्तिक बाबू, शुरू में तो हम सब चाहती थी कि किसी तरह तुम्हारे पापा की मौत हो जाए और फिर हम तुम दोनों को मार डालेंगी, लेकिन धीरे धीरे मालिक, मालकिन और तुम्हारा प्यार देखकर हम पिघल गई। हमने जाना कि परिवार क्या होता है और प्यार क्या होता है, पर अब मालिक नहीं है तो हम पर से उनका जादू भी खत्म हो गया। अब हमें जाना होगा। मत जाओ कामिनी, तुम भले ही चुड़ैल हो, लेकिन तुमसे लगाव हो गया है। मैंने तुम्हें छोटी बहन जैसा माना है। जानती हूँ मालकिन, लेकिन हम 5 चाहकर भी नहीं रुक सकती। हमें जाना होगा। हाँ, हमारे ना होने से अब आपको और बहू रानी को थोड़ा काम करने में तकलीफ तो होगी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। इतना कहते ही कामिनी और बाकी 4 चुड़ैलें आजाद हो गई और धीरे धीरे गायब हो गई। कार्तिक और आशा के साथ साथ अब कियारा की आंखों में भी आंसू थे। चंद सालों में ही वो भी उन 5 नौकरानियों को अपना मानने लगी थी। उन सब के जाने के बाद कार्तिक, आशा और कियारा ने गौतम की तरफ देखा जो बिस्तर पर शांत पड़े थे। दुनिया में किसी को मालूम ही नहीं था कि उनके बीच से एक महान तांत्रिक आज विदा ले रहा था। फिर कुछ दिन बाद आशा ने एक नई नौकरानी को काम पर रख लिया। उसका नाम कम्मो था।
आशा ने उसे सारा काम बताया और रसोई में छोड़ दिया। अगले ही पल कम्मो ने हाथ का इशारा किया और सारे बर्तन अपने आप धुलने लगे। ये देखकर कम्मो मुस्कुराई। उसकी आंखों का रंग बदल चुका था और उसकी चोटी हवा में लहरा रही थी। गरीब घर की लड़की सुजाता चौहान परिवार की बहू बनकर उनके घर आ जाती है। शादी के दूसरे दिन सुजाता देखती है कि घर की सारी साफ सफाई उसकी सास कमला अकेले ही कर रही है। कमाल है, इतना अमीर घर और घर की सफाई माँ जी खुद ही कर रही हैं। माँ जी, आप ही साफ सफाई क्यों कर रही हैं? तो और कौन करेगा बहू, मेरा मतलब है कोई नौकरानी नहीं है घर में? नहीं नहीं, नौकरानी के काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और जब अभी हम हैं इस घर में तो नौकरानी की क्या ही जरूरत है। अच्छा तो फिर आप रहने दीजिए, ये सब मैं कर लेती हूँ। अरे नहीं, तेरी अभी अभी शादी हुई है, 2 दिन आराम कर ले, फिर तुझे तो संभालना है ये सब। फिर सुजाता अपनी सास के हाथ से झाड़ू ले लेती है और खुद ही घर की साफ सफाई करने लगती है। कुछ ही घंटों में सारी साफ सफाई कर लेती है, जिसके बाद घर के खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने तक का काम भी वो खुद ही करती है। ये देख साधना मनी मन खुश होती है। सभी लोग खाने की टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद कमला अपनी बहू से, ऐसा कर बहू, तू आराम कर ले, सुबह से काम करके थक गई होगी ना, मैं तब तक बर्तन धो दूंगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं आपसे झूठे बर्तन धुलवाऊंगी क्या, आप आराम कीजिए। कमला तो जैसे यही चाहती थी। वो खा पी कर आराम से अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी सुजाता के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, लेकिन उसे इतना काम करना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो अपने ससुराल में बहुत खुश थी, क्योंकि इतना काम तो उसने अपने मायके में भी किया हुआ था। फिर अगले दिन, बहू, मेरी सहेली लता का फोन आया था। वो मुझे शॉपिंग पर चलने के लिए कह रही थी। मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, इसलिए सोचा उसके साथ शॉपिंग पर हुआ हूँ। तुम पीछे से घर का ध्यान रखना और हाँ, सारा काम निपटा लेना। छत पर जो कपड़े डाले हैं सूखने, उसे भी उठा लेना। जी ठीक है माँ जी। कमला बैग उठाकर शॉपिंग पर चली जाती है। शाम को वो शॉपिंग से लौटते वक्त अपनी सहेली लता को भी घर ले आती है। बहू, सुजाता बहू, ऐसा कर जल्दी से हमारे लिए अदरक वाली चाय और गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े ले आ, और प्याज के और पालक के भी बनवा लेना। हाँ हाँ, जा बना कर ले आ। वो बेचारी फिर से रसोई में जाकर पकौड़े और चाय देकर चली जाती है। जिन्हें खाने के बाद, वाह कमला, तेरी बहू तो बड़ी अच्छी है जो इतने सारे काम इतनी जल्दी जल्दी कर लेती है, ऊपर से इसके बाद भी चेहरे पर मुस्कान रहती है। इसीलिए तो इस गरीब लड़की को बहू बनाकर लाई हूँ। अरे बहू हमारी नौकरानी है, वो भी 24 घंटे सर्विस देने वाली, जिससे जब मर्जी काम ले लो, और उससे भी अच्छी बात, हमें कोई तनख्वाह भी नहीं देना पड़ता। नौकरानियों के तो नखरे भी झेलो, ऊपर से हर हफ्ते छुट्टी लेती हैं वो अलग। वाह, क्या दिमाग लगाया तूने। अब मुझे देख, जब से बहू आई है आराम से रहती हूँ, सारा काम यही करती है, और मैं तो महारानियों वाली जिंदगी जीती हूँ। पर्दे के पीछे खड़ी सुजाता ये सब सुन लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब वो कुछ कह नहीं पाती और चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज, सुजाता, ये देखो मैं तुम्हारे लिए ये अंगूठी लाया हूँ। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी जी? जरूरत कैसे नहीं थी, मेरी पत्नी इतना कुछ करती है इस घर के लिए, तो मेरा भी तो अपनी पत्नी के लिए कुछ फर्ज बन। सुजाता बहुत खुश होती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। सुजाता अब घर की सारी जिम्मेदारियां अकेले ही संभालती, लेकिन कभी उफ तक नहीं करती। ऐसे ही वक्त बीतता है। एक रोज अचानक सुजाता चक्कर खाकर गिर पड़ती है। पीयूष डॉक्टर को फोन करता है। डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। सुजाता, अब तुम काम नहीं करोगी, अब तुम बस आराम करो, अब हम काम वाली रख लेंगे। नहीं नहीं, उसकी क्या जरूरत है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मैंने सारे घर का काम खुद ही किया था, और कब काम करते करते मुझे दर्द हुआ और मुझे बच्चे भी हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन माँ, तब की बात अलग थी, मैं सुजाता को लेकर रिस्क नहीं ले सकता, और अब तुम भी इस बुढ़ापे में कितना काम अकेले करोगी। हाँ ये भी है, अब मुझसे तो नहीं होते ये घर के काम काज, और काम वाली रखोगी तो वो पैसे भी लेंगी। पीयूष बेटा, मैं सोच रही हूँ रितेश की शादी करवा देते हैं, कुछ दिन तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन कल को बहू के साथ अस्पताल में भी तो कोई चाहिए ना। अब कमला के आगे कहाँ किसी की चलती। आखिरकार अब वो अपने छोटे बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है। लेकिन फिर एक रोज, माँ, मैं अंजना से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। ठीक है, जिससे शादी करनी है कर, लेकिन उसे चलना मेरे कहे अनुसार ही होगा, ये नहीं कि वो अपनी मनमानी करे।
अब रितेश और अंजना की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन, छोटी बहू, ये कोई टाइम है उठने का? सुबह के 7 बज रहे हैं। अब जल्दी से जाओ और नहाकर रसोई में खाने की तैयारी करो। फिर साफ सफाई और बर्तन भी है। लेकिन बर्तन झाड़ू पोछने के लिए तो कोई नौकरानी होगी ना माँ जी, इतना बड़ा घर है। नहीं, हमारे यहाँ कोई काम वाली नहीं है, खुद ही घर का काम करते हैं। चलो अब नाश्ता बना लो। अंजना मायूस होकर रसोई में काम पर लग जाती है। फिर घर के कामकाज में वो थक जाती। उफ, कभी कभी तो समझ ही नहीं आता मैं बहुरानी हूँ या नौकरानी। हाँ, रितेश को बोलती हूँ एक काम वाली रखने के लिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम सारा दिन पड़े पड़े घर में क्या करोगी? तुम ही घर का काम करोगी। अब अंजना को ही घर का काम करना पड़ता है। कुछ ही दिन में वो बुरी तरह थक जाती है और एक रोज थकावट के मारे उसे तेज बुखार हो जाता है और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। ज्यादा काम करने के कारण इन्हें थकान हो गई है और उसी के कारण इन्हें बुखार आ गया। सबकी सेहत एक जैसी नहीं होती। फिर डॉक्टर के जाने के बाद, माँ देखो, उसकी हालत अब उसके बस की नहीं है ये सब करने की। उसने कभी अपने घर पर काम नहीं किया। इतना छुई मुई बनाकर मत रख उसे। थोड़ी बड़ी बहू, तू ही घर का काम संभाल, इसके बस की बात तो है नहीं। और अपने समय पर मैं भी 9 महीने का बच्चा पेट में लेकर घर का काम काज करती थी, तभी तो मेरे बच्चे इतने फुर्तीले हैं। तू भी पूरा काम करा कर, नहीं तो बच्चा आलसी होगा। जी ठीक है माँ जी। अब सुजाता घर के काम करने लगती है। एक रोज वो भारी भारी बर्तन उठाकर धोने लगती है, लेकिन तभी उसे तेज दर्द उठता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर अंजना भागी भागी रसोई में आती है। सभी घर वाले उसे अस्पताल ले जाते हैं। भारी काम करने के कारण ऐसा हुआ है। वो तो शुक्र है कि इनका बच्चा बच गया। जरा सी देर और हो जाती तो बच्चे और माँ दोनों की जान जा सकती थी। उस दिन के बाद कमला को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो कभी भी अपनी बहुओं को नौकरानी नहीं समझती। अब वो अपने घर में काम वाली भी लगवा लेती है ताकि उसकी बहुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो।